प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां पिछले कई घंटों से लगातार हुई बारिश ने हालात पूरी तरह बिगाड़ दिए और कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। कुछ गाड़ियां तो पानी में फंसकर बंद ही हो गईं। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। पानी में फंसकर बंद हो जाने के बाद एक ऑटो रिक्शा को उसका ड्राइवर धक्का देते दिखाई दिया। इसी तरह एक और आदमी भी अपनी मोटरसाइकिल को पानी में खींचता हुआ नजर आया। कैसे गाड़ी बंद हो गई क्या आपकी? हाँ क्या दिक्कत हो रही है? साइलेंसर डूब जा रहा है। इन हालात में गाड़ियां तो किसी तरह पार कर गईं, लेकिन पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतें हुई। यही नहीं, कुछ जगहों पर बारिश की वजह से सड़कें धंस गईं। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। एक इलाके में तो लोग इससे इतने नाराज हो गए कि नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं एक दूसरे इलाके में तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी। वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। और बारिश के साथ लखनऊ में तेज हवाएं भी चली, जिसने आग में घी का काम किया। इसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जिससे गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। कुछ बिजली के खंभे भी बारिश की मार से गिर गए। सड़क पर पानी की वजह से हुई फिसलन ने एक गाड़ी को हादसे का शिकार बना लिया। बारिश से परेशानी की तस्वीरें सिर्फ निचले इलाकों से ही सामने नहीं आई, बल्कि अहम जगहों की भी हालत खराब हो गई। यूपी सरकार के कई बड़े दफ्तरों के बाहर भी पानी ने कब्जा जमा लिया। हजरतगंज, मॉल एवेन्यू, अलीगंज, इंदिरा नगर और मोती नगर समेत कई पॉश इलाकों से भी जल भराव की तस्वीरें सामने आई। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। और बारिश का कहर सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी देखने को मिला। फतेहपुर में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई कच्चे मकान ढह गए। अलग अलग जगहों पर हुए इन हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनके मिट्टी से बने मकान भारी बारिश के आगे टिक नहीं सके। सामने आई तस्वीरों में ऐसे कई मकान दिखाई दिए जिन पर बारिश आफत बनकर बरसी। इन जर्जर मकानों में रहने वाले कुछ लोगों की तो मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। खबर है कि मरने वाले 6 लोगों में 3 बच्चे भी हैं। वहीं घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि भारी बारिश की वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया, क्योंकि आने वाले कुछ और दिनों में भी मौसम की मार पड़ने वाली है। लिहाजा राज्य सरकार ने पूरे यूपी में स्कूल और कॉलेज 2 दिन बंद करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि यूपी के कई हिस्सों में 3 दिन तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। यूपी नहीं, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिन यूं ही सिलसिला चलने वाला है। खास तौर पर शनिवार और रविवार को तेज बारिश हो सकती है। और इस बार दिल्ली एनसीआर में सितंबर में जितनी बारिश हुई है वो आम तौर पर जुलाई और अगस्त के महीने में होती थी। मौसम विभाग तो ये अंदाजा लगा रहा है कि इस बार बारिश कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। और दिल्ली एनसीआर में बादल ऐसे ही बरसेंगे जैसे सुबह सुबह बरसे। दिल्ली में एक बार फिर झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल दिल्ली में और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से दिल्ली में झमाझम इस वक्त बारिश हो रही है। दफ्तर जाने के समय आसमान से आया पानी अपने साथ मुसीबत भी लाया। लोग बारिश में भीगते हुए दफ्तर जाने को मजबूर हो गए। गाड़ियों की हेडलाइट जल गई और शीशों पर वाइपर चलने लगे। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और गाड़ियाँ रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। इन सब के बीच एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर सालों पुरानी पानी भरने की समस्या सर उठाकर खड़ी हो गई। वजीराबाद में तो कुछ घंटों की बारिश से इतना पानी भर गया कि सड़कें गायब हो गईं। अनुमान है कि ये परेशानी अभी और बढ़ेगी, क्योंकि बादल बरसना बंद नहीं करेंगे। और अगले कुछ दिनों तक कम से कम वीकेंड तो यही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग ने एहतियात के तौर पर दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और बिना जरूरत यहां वहां जाने से बचना चाहिए। अभी मौसम विभाग ने दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है। यही नहीं, बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट होगी। अनुमान है कि तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। इस बार दिल्ली में अब तक 1146 मिलीमीटर के करीब बारिश दर्ज की गई है, जो कि बीते 46 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 1975 में दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 1155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। और अगर अगले कुछ दिन दिल्ली में ऐसी ही बारिश हुई तो वो रिकॉर्ड टूट सकता है। सौगात की एक बात यह कि बीते 24 घंटों में मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश हुई है और लखनऊ में तो 9 घंटे में ही
100 मिलीमीटर तक पानी बरसा है, जिसकी वजह से वहां विधानसभा के आसपास के इलाके में भी सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। जबकि दिल्ली में अब 2-4 घंटे की बारिश भी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि लगभग 150 जगहों पर सड़कों पर पानी भर जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके बारे में 3 साल पहले IIT दिल्ली ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 45 साल पहले दिल्ली में ऐसे 200 से ज्यादा प्राकृतिक नाले थे जिनमें बारिश का पानी यमुना में चला जाता था, लेकिन उनमें 1.5 दर्जन नाले तो अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। जबकि बाकी प्राकृतिक नालों को लोगों ने कूड़ा कचरा और बिल्डिंग बनाने से निकलने वाले मलबे से पाट दिया है, तो बारिश का पानी तो सड़कों पर भरेगा ही। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए NSG कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की खोजी कुत्तों का दस्ता तैयार किया गया। बताया गया कि किसी भी आतंकी खतरे को देखते हुए इन कुत्तों को उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी गई, ताकि वो वक्त रहते विस्फोटकों का पता लगाकर आतंकियों की साजिश को नाकाम कर सके। इसके लिए NSG ने कुत्तों की बेहतरीन नस्लें अपनी टीम में शामिल की, जिसे खास ट्रेनिंग देकर ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। आतंकी जो हमले जब होते हैं तो उसमें कैनाइन डॉग या फिर हम यूँ कहें कि खोजी कुत्तों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान वहां लेब्राडोर नस्ल का कुत्ता दिखा, जिसने विस्फोटकों से भरे बैग को पहचानकर अपनी काबिलियत दिखाई। उसने अपनी टीम को दूर से ही इशारा कर इस बात की जानकारी भी दी। इसके बाद बारी आई बेल्जियन मेलिनोवा नस्ल के कुत्ते की। बताया गया कि आतंकियों पर झपटने के साथ ही उसे बमों को नाकाम करने की भी ट्रेनिंग दी गई है। हमारे K9 डॉग जाके उस एरिया को सर्च करते हैं, अगर वहाँ पर ID होता है तो ये बैठकर इंडिकेट करता है। इसी तरह कॉकर स्पेनियल नस्ल के कुत्ते को भी उसकी खास काबिलियत की वजह से टीम में जगह दी गई। दिखने में छोटा ये कुत्ता बड़े बड़े काम में माहिर है। बताया गया कि अपने छोटे कद की वजह से ये उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाता है जहां पहुंचने के लिए जगह कम पड़ती है। इसी तरह कई दूसरे नस्ल के कुत्ते भी वहां नजर आए, जिन्हें इस दस्ते में जगह मिली। 100 बात की एक बात यह कि NSG को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने के अलावा आतंकी हमलों और विमान को अगवा करने की कोशिशों को नाकाम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें डॉग स्क्वाड की अहमियत बहुत है, क्योंकि विस्फोटक का पता लगाने और संदिग्ध हमलावरों पर पहला वार NSG के प्रशिक्षित कुत्ते ही करते हैं, जिनको ट्रेनिंग के साथ अब रात के अंधेरे में भी कारगर कैमरों से लैस किया गया है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी सड़क के रास्ते से केवल 12 घंटे होने वाली है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का काम जोरों पर है। प्रोजेक्ट को देखने के लिए केंद्रीय सड़क और राज्य मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम के सोहना पहुंचे, जहां हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के सोहना में और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए। हाईवे का काम देखने के लिए नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। ये हाईवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो देश की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। जो लोग दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें 24 घंटे लगते हैं सड़क यात्रा से अपनी कार से, लेकिन 2023 ज्यादा दिन दूर नहीं है जब महज 12 घंटे ही लगेंगे। हाईवे बनाने का काम 2019 में शुरू हुआ था। उस वक्त उद्घाटन के कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पहुंची थीं। योजना के मुताबिक एक्सप्रेसवे बनाने का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा, जिसका एक बड़ा हिस्सा तो पूरा किया भी जा चुका है। 8 लेन के इस हाईवे की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर होगी। हालांकि अभी दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर ही है, लेकिन अभी 1400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है, जबकि एक्सप्रेसवे के 1380 किलोमीटर तय होने में 12 घंटे का वक्त लगने का अनुमान है। मतलब 24 घंटे से कम होकर ये दूरी केवल 12 घंटे रह जाएगी। सड़क के रास्ते अगर आप बस में दिल्ली और मुंबई के बीच सफर करना चाहें तो स्लीपर या डीलक्स बसें 30 घंटे में ये दूरी तय करने का दावा करती हैं। लेकिन देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने पर 98,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी तक कुल 1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 375 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार भी हो चुका है। और ये हाईवे ऐसा होगा जो केवल दिल्ली और मुंबई नहीं बल्कि देश के कई बड़े शहरों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। ये हाईवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से जयपुर, किशनगंज, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत जैसे शहरों को भी दिल्ली के नजदीक लाने का काम करेगा। बहुत खुशी है कि आज मैं भी ये रोड का काम शुरू होने के बाद पहली बार इस रोड को देख रहा हूँ
मुंबई तक जाने वाला हूँ। मैं 2 दिन इसी रोड पर रहने वाला हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हेलीकॉप्टर से भी हाईवे बनाने के काम को बारीकी से देखा। जगह जगह बनाए जा रहे अंडरपास भी देखे और कहां-कहां काम की रफ्तार धीमी है ये भी देखा। दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, इसलिए इसे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा, जिसके रास्ते में 5 ऐसे इलाके भी हैं जहां जंगली जानवरों का बसेरा है और उन जानवरों को गाड़ियों की आवाजाही से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग भी बनाई जा रही है, जो अपनी तरह का देश में पहला प्रयोग है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के बच्चे के पिता के नाम पर पिछले कई दिनों से बना सस्पेंस खत्म हो गया। News18.com की रिपोर्ट है कि नुसरत जहां ने अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे के पिता का नाम देबाशीष दास गुप्ता लिखवाया है, जो यश दास गुप्ता के नाम से भी जाने जाते हैं, और कोलकाता नगर निगम की ओर से जारी सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम यान जे दास गुप्ता लिखा हुआ है। नुसरत जहां की तरह देबाशीष दास गुप्ता भी एक एक्टर हैं और वो इसी साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले नुसरत जहां के पूर्व पति निखिल जैन ने साफ किया था कि ये बच्चा उनका नहीं है, क्योंकि नुसरत जहां साल 2020 से ही उनसे अलग रह रही थी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस वाले से भिड़ गईं। इस सीट पर वो ममता बनर्जी को चुनौती दे रही हैं। और चुनाव से पहले अपने प्रचार में जुटी प्रियंका टिब्रेवाल उस वक्त भड़क गईं जब उन्होंने एक पुलिस वाले को बिना वर्दी में अपने साथ चलते देखा। आप लोग सब सिविल ड्रेस में आ रहे हैं और फोटोज जा रहा है टीवी में कि मेरे पीछे इतने लोग घूम रहे हैं। उन्होंने उस पुलिस वाले को चुनाव आयोग के उस नियम का हवाला दिया कि जिसमें प्रचार के दौरान समर्थकों की संख्या कोरोना के खतरे को देखते हुए तय की गई है। इन आरोपों पर पुलिस वाले ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी बातों पर अड़ी रही। এখানে 15 থেকে 20 পুলিশ চলে এসেছে সিভিল ইউনিফর্মে, তারা গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। इस बहस के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। 100 बात की एक बात यह कि ममता बनर्जी के खिलाफ उपचुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले नोटिस दिया था, जिसमें उनको नामांकन के दौरान भीड़ जुटाने और कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगा था। इसलिए चुनाव प्रचार में जब प्रियंका टिब्रेवाल ने सादी वर्दी में पुलिस वालों को देखा तो वो भड़क गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। सालों के इंतजार के बाद धीरे धीरे वो समय नजदीक आ रहा है जब भव्य मंदिर में लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर बनाने के काम में कई नामी कंपनियां जुटी हुई हैं। और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की नींव तैयार कर दी, जिसके साथ ही मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे और आपको एक पीला झंडा ओम का दिखाई दे रहा है। राम जन्मभूमि से लंबे समय बाद जो तस्वीरें आई उनमें वो जगह दिखाई दी जहां रामलला विराजेंगे। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक उनके दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। सर कहा जा रहा है कि 2023 से पहले गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक, पहले नहीं, तक। राम मंदिर की नींव में कई लेयर हैं जो उसे बहुत मजबूत बनाती है। नींव तैयार करने वाले इंजीनियर ने बताया कि उसमें 48 लेयर हैं और गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान डाली हुई है। गर्भगृह वो जगह जहां रामलला विराजेंगे। इसके अलावा मंदिर निर्माण में कर्नाटक का ग्रेनाइट, मिर्जापुर का सैंडस्टोन इस्तेमाल किया जा रहा है। नींव के ऊपर करीब 30,000 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला तो दूसरी मंजिल पर राम दरबार होगा और मंदिर का परकोटा 6 एकड़ से ज्यादा जमीन में बनाया जाएगा। परकोटा मतलब मंदिर के चारों ओर खड़ी वो दीवारें जो उसे सुरक्षित रखेंगी। स्वागत की एक बात यह कि अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को रखी थी और अब लगभग 45 फीट गहरी बुनियाद का काम पूरा हो चुका है, जो अब एक बड़ी सी सपाट चट्टान की तरह दिख रही है, जिस पर 1.5 मीटर मोटी परत चढ़ाई जाएगी और उसके बाद जो पत्थर तराशे गए हैं उनको लगाने का काम शुरू होगा। विराट कोहली ने ट्विटर पर T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि दुबई में अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि वो टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे, जबकि T20 में भी बल्लेबाज के तौर पर खेलते रहेंगे। ट्विटर पर विराट ने लिखा कि ये फैसला लेने से पहले उन्होंने काफी सोच विचार किया, जिसमें लंबा वक्त लगा, क्योंकि इस मुद्दे पर उन्होंने अपने करीबियों, मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से भी काफी चर्चा की।
तब जाकर उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने इस बारे में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह समेत चयनकर्ताओं से भी बात की। साथ ही ये भी जानकारी दी कि पिछले 8-9 साल से वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जबकि करीब 6 साल से T20, टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी भी की। लेकिन इस दौरान उन पर टीम की जिम्मेदारियों का बोझ भी बहुत रहा। T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान के साथ ही उन लोगों का भी शुक्रिया जताया जिन्होंने कप्तानी के सफर में उनका साथ दिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां एक 20 साल की लड़की को अगवा किए जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। बताया गया कि सुबह की सैर पर निकली लड़की को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। बेटी का अपना नहीं लग रहा है कि हमें पहले छोटी बेटी को ले जा रहे थे खींच के, फिर बड़ी को ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भड़क गए और उन लोगों ने ग्रेटर नोएडा की तरफ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंच गई। लेकिन उनका गुस्सा ऐसा फूटा कि मानो सब कुछ बर्बाद करके ही मानेंगे। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। पुलिस ने ये भी नहीं करी कि भाई हम रिपोर्ट लिख कर दे दो, आप या यूँ कर दें, हम कर दें, फिर उसके बाद में जाम लगाना पड़ा। मजबूरी में जाम लगाना पड़ा। अगवा लड़की के परिजनों के हंगामे से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आईं। हालांकि पुलिस ने जल्द लड़की को ढूंढ लेने का दावा किया। कुछ अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, उनको भी जो है वो संज्ञान में लेकर के 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और एफआईआर दर्ज करके इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर परिजनों को समझाने के लिए पुलिस की एक टुकड़ी भी वहां मौजूद दिखी। साथ ही पूरे हाईवे में लोगों का हुजूम जुटा नजर आया। सौबात की एक बात यह कि ग्रेटर नोएडा में जिस लड़की को सुबह सुबह बदमाशों ने अगवा किया, वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ सुबह सैर करने घर से निकली थी और बताया गया कि बदमाशों ने पहले उसकी छोटी बहन को खींचा, जिसे छुड़ाने गई लड़की खुद उनके चंगुल में फंस गई, जिससे भड़के गांव वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की, जिसकी वजह से उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जिनको पुलिस ने भरोसा दिया कि लड़की को जल्द छुड़ा लिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस की 5 टीमें भी बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया, वो बहुत बड़े हमलों की फिराक में थे। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि पकड़े गए जिशान और उसामा जब ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे तो वहां उन्हें रेल के पुल और रेल की पटरियों को उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भारत में इन संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर रेल की कई पटरियां और पुल भी थे। ये दोनों आतंकी ट्रेनों के रूट और उनके गुजरने के वक्त की जानकारी जुटा रहे थे ताकि सही वक्त पर धमाका किया जा सके। संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में ये चौंकाने वाली बात भी पता चली कि इनकी अलग अलग शहरों में पहुंचने की योजना थी और फिर वहां 1993 की तरह सिलसिलेवार बम धमाके करने की साजिश थी। मुंबई के कई इलाकों में विराजमान गणपति पंडालों की थीम इस बार काफी अलग नजर आई, जिनमें एक पंडाल में आने वालों को मास्क और बच्चों को किताबों के साथ पेंसिल प्रसाद में बांटे गए। ये पंडाल गोरेगांव के शास्त्री नगर में है, जहां कोरोना की वजह से भक्तों को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रसाद दिया गया और इस जगह से वहां गणेश जी के नन्हे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनके लिए प्रसाद के तौर पर मोदक और लड्डू नहीं बल्कि कुछ और ही तैयारी दिखी। गणपति बप्पा के ठीक सामने आपको प्रसाद के साथ साथ पेंसिल, इरेजर और दूसरी सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसकी एक खास वजह बताई गई। दावा किया गया कि ये संस्था कई सालों से इसी तरह से लोगों की मदद करती रही है। इस बार उन्होंने खास तौर पर पंडाल में आने वाले सभी बच्चों को पढ़ाई से जुड़ा सामान प्रसाद के तौर पर दिया। एक चीज जिसने यहाँ सभी का ध्यान खींचा वो था मास्क। समिति के लोगों ने बताया कि पंडाल में आने वाले हर शख्स को आशीर्वाद के तौर पर मास्क दिया गया। हर आदमी को प्रसाद के रूप पर मास्क दिया जाएगा। ये एक जरूरत है, ये एक अवेयरनेस है। इसके अलावा वहाँ जरूरतमंद लोगों को बांटने के लिए राशन के पैकेट भी नजर आए। सिर्फ यही नहीं, पंडाल की सजावट के लिए भी खास तैयारी की गई। वहाँ ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई गई। सौगात की एक बात यह कि महामारी ना होती तो मुंबई में इन दिनों गणपति पंडालों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ता, लेकिन सरकार ने गणेशोत्सव पंडाल में दर्शन करने पर रोक लगा रखी है। फिर भी गणपति के पंडालों की सजावट में कोई कमी नहीं है और गणेशोत्सव के बहाने जरूरतमंदों की मदद की कोशिश भी जारी है, जिसके लिए गोरेगांव के गणपति पंडाल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान प्रसाद में बांटा जा रहा है। मशहूर बिजनेस मैगजीन टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि 2021 की इस ग्लोबल लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को
प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी गई है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला का नाम भी इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में एक और चौंकाने वाला नाम है। अफगानिस्तान पर कब्जा कर सरकार बनाने वाले तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में एक माना गया है।